बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 1, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है नंबर 1 विकासात्मक कार्य, नंबर 2 विकासात्मक आवश्यकताएं, नंबर 3 विकासात्मक बाधाएं, नंबर 4 विकासात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 2, विकास डैश डैश शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नंबर 2 नीचे से ऊपर की दिशा में होता है, नंबर 3 एक आयामी होता है, नंबर 4 वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क है, मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते। सही विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, यानी इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश डैश रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती हैं। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। कौन सी भूमिका? धार्मिक स्तर, धार्मिक संस्थान, परिवार, विद्यालय, मीडिया। विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है 3, मीडिया। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? नंबर 1 संवेदी गामक, नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक, नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है 3, मूर्त संक्रियात्मक। नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश डैश कहलाती है। नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व, आत्मसातीकरण, संतुलीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है नंबर 3, आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते हुए देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे उलझे उदाहरण देती है। लेव-वाटगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश डैश का उदाहरण है। पाठ, परिवर्तन, क्रमबद्धता, प्रतिपादक अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है पाठ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? लेव-वाटगोस्की, इवान पावलोव, बी.एफ. स्किनर, जॉन वी वाटसन। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है लेव-वाटगोस्की। क्वेश्चन नंबर 9, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्षण गौण है। उसने पियाजे के नैतिकता विकास के सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है 1, उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। क्वेश्चन नंबर 10, हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। क्यों? निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? संगीतमय, भाषाई, शारीरिक,
गति संवेदी, व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मकता शिक्षण का उदाहरण है? नंबर 1 विविध स्पष्टीकरण, नंबर 2 रट कर याद करना और शब्दांशः पुनरावृत्ति, नंबर 3 पुरस्कार और दंड, नंबर 4 बार बार वेधन और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है विशिष्ट स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? नंबर 1 विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। नंबर 2 स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान हो। नंबर 3 शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का सही है क्वेश्चन 3 नंबर विकल्प। क्वेश्चन नंबर 13, वह बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावक को मानकीय जेंडर सीमाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में काम संभालना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। नंबर 2 अधिक संभावना है कि वह जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे। नंबर 3 अधिक संभावना है कि वह जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। नंबर 4 कम संभावना है कि वह समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। नंबर 4 कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 15, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? नंबर 1 बच्चों का बौद्धिक स्तर, नंबर 2 समकक्षीय का तुलना में छात्रों का संबंधित पद, नंबर 4 बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, नंबर 5 कि बच्चा सामान्य नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? नंबर 1 विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौके देना, नंबर 2 विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियों को प्रदान करना, नंबर 3 अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, नंबर 4 विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? नंबर 1 सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग करना, नंबर 2 अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति, नंबर 3 सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं, नंबर 4 सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है।
ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं? नंबर 2 अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार। नंबर 2 दृश्यबाधिता। नंबर 3 वाचन वैकल्प। नंबर 4 लेखन वैकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ए अवधान, यानी वो ध्यान किसी चीज़ में नहीं लगा पाता। क्वेश्चन नंबर 19 श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को डैश डैश उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उनका चेहरा न देख पाएँ। नंबर 2 सांकेतिक भाषा के समझने को हस्तोत्साहित करना चाहिए। सहायक तकनीक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बचना चाहिए। नंबर 4 जानकारी प्रकरण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसी गतिविधियों का चयन जिनमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वह किसे समुन्नत करती हैं? रट कर याद करना, सृजनात्मकता, कुंठा, प्रतिस्पर्धा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 21 परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को डैश डैश विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। नंबर 2 केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। नंबर 3 दंड देना चाहिए। नंबर 4 उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 22 अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तर्क अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। दोनों ए आर दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है 3। ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरों के से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। नंबर 2 सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावनात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। नंबर 4 एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली में भी बना लेते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 किसी सन प्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र उपयोग। नंबर 2 विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंधों को रेखांकित। नंबर 3 विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तराशने के लिए कहना। नंबर 4 गौर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए? नंबर 1 उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम। नंबर 2 संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। नंबर 3 रट्टा मार सीखना। नंबर 4 दूसरे से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 26
ये क्वेश्चन पेपर जो है 3 जनवरी 2022 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? सजा से बचना, रुचि, पुरस्कार, असफलता का डर। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है रुचि। नंबर 27, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा, निराशा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है निराशा। क्वेश्चन नंबर 28, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जब रंगहीन जल, यहाँ जल होना चाहिए, रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए। नंबर 2, इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। नंबर 3, इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। नंबर 4, केवल एक ही सही जवाब है कि जल रंगहीन है, पर जोर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? पुरस्कार और दंड, मानवीकृत आकलन, सांस्कृतिक संदर्भ, प्रतिपादक अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो। नंबर 3, अधिगमकर्ता बाहत कारकों से अभिप्रेरित हो। नंबर 4, जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ए।